इस क्वेश्चन में आपको इस कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है सच दैट ये बॉल दोबारा इसी इंक्लाइंड प्लेन को जब स्ट्राइक करे तो पॉइंट बी से ऊपर जाए। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, डरो मत इससे, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिंपल है ये।
सर हाफ के अप्रॉक्स। नहीं, चलो मैं आंसर बता देता हूँ, फिर खुद कोशिश करना। ई का कोई भी वैल्यू रहे हमेशा बी के ऊपर ही स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ई का कोई भी वैल्यू रहे, एनीथिंग बिटवीन 0 to 1, वो हमेशा बी के ऊपर ही स्ट्राइक करेगा। ट्राई करोगे या बताऊं? चलो देखो इधर, सिंपल क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा अनकन्वेंशनल है। बुक में वो फॉर्मूला भी ज्यादा रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट बी को जब भी कभी स्ट्राइक करेगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 28 ही रहेगा, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी g इंटू टी रहेगा। ठीक है, रहेगा? बोलो बेटा। जी सर। और ये है कॉमन नॉर्मल। तो अगर हम ऐसे समझते हैं कि इसके वेलोसिटी को नॉर्मल और आई मीन अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिजॉल्व कर दे, तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में ही चेंज होगा, बाकी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अपने मन से मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ भी ई है, तो पहले तो यहाँ स्ट्राइक करे, तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस मान लो y है, ये 37, तो ये 37 हो गया, तो ये 20 माइनस y हो गया। तो tan थीटा p बाई d करके देखो, tan 37 इज इक्वल टू 20 माइनस y p बाई d अपॉन x। tan 37 कितना होता है? 3/4। तो 3/4 इज इक्वल टू 20 माइनस y अपॉन x, तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस 4y, दैट इज 3x प्लस 4y इज 80। ऐसा कुछ मिल गया है ना? और x होगा कितना? तो अगर t टाइम में किया है, ध्यान से समझना सब, अगर t टाइम बाद स्ट्राइक किया है तो x की वैल्यू होगी 28t के बराबर, और y की वैल्यू हाफ gt स्क्वायर मतलब 5t स्क्वायर के बराबर होगी। ये बात समझ रहे हो? मैं जो लिखा समझ आया कि नहीं आपको? यस सर। x मैं यहां से पुट कर दूं और y यहां से पुट कर दूं, तो मुझे t मिल जाएगा, टाइम मिलेगा। हाँ, तो पहले टाइम निकाल के बताओ, मतलब अच्छा मैं बताया तो अब तुम खुद कर लोगे, मैं खाली समझा देता हूँ करना क्या है। तो टाइम मिल जाएगा, है ना? टाइम मिल गया तो ये वाला कंपोनेंट मिल गया जीटी वाला, बोलो। हाँ, तो जीटी मिल गया, तो अब मेरे पास ध्यान से देख इधर, अब इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट मिल गया, इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको पैरेलल बोल देते हैं। तो जो वापस मिलेगा ये होगा E टाइम्स V पैरेलल V परपेंडिकुलर, और V पैरेलल वही रहेगा जो पहले था। समझे कि नहीं? जी सर। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट
अगर ये V पैरेलल इधर आ गया, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन के इधर गया, तो यहां के बाद ये इधर आएगा, और नहीं तो इधर आएगा। समझे कुछ? भाई साहब, Yes, sir. तो जरा पहले टाइम निकालो, जीटी निकालो। तो इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट हो गया, अब 28 का ये वाला कंपोनेंट और जीटी का ये वाला कंपोनेंट। अगर इन दोनों का डिफरेंस इधर आता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इधर होगा, इधर आता है तो इधर होगा, एज सिंपल एज दिस। समझे? Yes, sir. क्या डाउट है? समझा सर। जल्दी से कोशिश करके देखिए, 2 मिनट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सर, आ गया। आ गया? आगे बढ़े? आगे बढ़े, बोलिए। हाँ। तो देखो, एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो ई के वैल्यू से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। मुझे तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए ना। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर इधर आ रहा है तो ई का कुछ भी वैल्यू रहे तो इधर ही जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो थ्योरेटिकली भी देखोगे तो ई का कोई लेना देना है ही नहीं इससे। नेक्स्ट, ऐसे ही अभी फिर जो क्वेश्चन दूंगा एकदम मतलब दिमाग लगाने के हिसाब से छोटा सा होगा, बट आपको डराने के लिए हो सकता है कुछ ऐसा हो। देखिए, ये ऐसा स्टेप्स है जिसमें ये है h और ये है x, सब में यूनिफॉर्म है स्टेप। हर स्टेप की हाइट x है, सॉरी h है, और विड्थ x है। हर स्टेप की हाइट x है, हाइट h है। और अब क्या है कि एक बॉल यहां इसके मिड ऑफ द पोर्टल में, मतलब x/2 पे आया, ऐसे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ऐसे गया, तो स्ट्राइक करने के बाद ऐसे रिबाउंड किया, मतलब वेलोसिटी बनाया, तो ये यहां से जाके ऐसे वापस गया, ठीक है। यहाँ पर फिर रिबाउंड किया और यहां से जाके फिर ऐसे वापस गया। तो हर बार ये x/2 पर ही गिरता है। समझ रहे हैं आप? हर बार ये x/2 पर ही गिरता है, मिडिल ऑफ द नेक्स्ट लेयर पे गिरता है। यहां तक कोई दिक्कत?
ये एंगल थीटा है, इसका हर कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आपको क्या ढूंढना है कि ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड h1 and h2, h1 upon h2, h1 and h2, find h1 upon h2. Second question, find h and x. क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? बोलिए, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? नो। और वन मोर थिंग विच इज गिवन इज ये वाला स्पीड v है। तो v है, थीटा है और e है, तीन चीजें मुझे दे रखी है। ये x नहीं, x/2 है, समझ रहे होगे, वो मैंने डायग्राम में, ये x/2 है, मतलब आधे आधे डिस्टेंस पे, मतलब मिडिल ऑफ द स्टेयर पे ही हमेशा स्ट्राइक करता है। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखाने में टाइम कहाँ बर्बाद करता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द चीज ड्रॉ कर दिया।
सर हाँ सर h1 अपॉन h2 होगा 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नहीं, गलत है। चलो सुनो, दिमाग लगाना है, आंसर 1 होगा। ई की वैल्यू कुछ भी हो, H1 H2 इक्वल ही होगा हमेशा। समझ रहे हो कैसे? कुछ एक वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, जरा सा मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान से देखो। सुन रहे हो सर? बोलूं मैं? सेम टाइम ऑफ फ्लाइट है इसीलिए सर। एक मिनट। हाँ, दोनों ही केस में, हर केस में क्या हो रहा है कि एक्स में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हर कोलिजन में एक्स में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। कोलिजन कितनी बार हो, ई का वैल्यू कुछ भी हो, एक्स में वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है। यस सर। नहीं हो रही है ना? तो एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और एक्स में डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब हर बार टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, हाँ या ना? यस सर। तो हर बार टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो आपको नहीं लगता कि हर बार हाइट भी सेम होगा? या थोड़ा और सोचना है तो बोलिए। इतना ही नहीं, हर कोलिजन के बाद y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी सेम ही रहेगा। चाहे e का वैल्यू कुछ भी कर दो। मैं जो बोल रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं, 2 मिनट खाली सोचो। जिस थॉट पे मैं बोला हूं 2 मिनट सोचो, प्रोबेबली यू योरसेल्फ माइट फिगर आउट। लिखना इसमें कुछ भी नहीं है। हर कोलिजन में x में डिस्प्लेसमेंट सेम है, यस और नो? यस सर। Every collision velocity along x is not changing at all. नो सर। Means every time of flight remains same. ठीक है? यस। अब सोचो आप खुद कि अगर ऐसा है तो हर बार y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी तो उतना ही रहेगा ना। देखो ये v है, ध्यान से समझना, इसका कुछ एक x कंपोनेंट होगा, कुछ एक y कंपोनेंट होगा, ऐसे ही लिख देता हूं मैं। तो ux हुआ, ये y वाला इधर कुछ चेंज हो गया, y वाला कुछ चेंज हो गया, इसको कुछ नाम दे दो, e टाइम्स vy ऐसा। अब ये यहाँ गया तो x/2 और टोटल x डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस ux में तो कोई चेंज नहीं होना है। अगली बार फिर इस ux में कोई चेंज नहीं होना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होना है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होना है, ux में कोई चेंज नहीं होना है, तो uy में कैसे चेंज होगा?
बट सर ग्रेविटी वर्क तो करेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। हाँ, ग्रेविटी वर्क करेगा, बट इसके टाइम ऑफ फ्लाइट में y component of time of flight depends on y component of velocity, yes or no? यस सर। So time of flight in each successive collision is same. यस सर। Means velocity along y after each collision is same. यस सर। As simple as this. तो each collision में velocity का y component same है, each collision में time same है, तो maximum height h1 h2 same ही रहेगा ना. Why do I need to calculate? Convinced or not? यस सर। सुनो, मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे सिस्टमैटिक बोलता हूँ वैसे सोचो. X component of velocity not changing at all, first step. Second step, x में displacement not changing at all. Third step, it means time of flight is same. Fourth step, time of flight depends only on y component of velocity, so y component of velocity is same. Fifth step, if y component of velocity is same, then maximum height will be same, so h1 equal to h2. पक्का? सब लोग कन्विंस्ड हो? यस सर। तो अब भी पार्ट करो सॉल्व. अब हो जाएगा सॉल्व, लेकिन केवल बी पार्ट क्वेश्चन देता ना मैं h1 h2 छोड़ के, तो नहीं सॉल्व होता, क्योंकि बी पार्ट सॉल्व करने के लिए इतना सोचना जरूरी है. अब हो जाएगा, आपको अब कुछ नहीं बचा इसमें, केवल इतना ही सोचने का काम है, बाकी तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इधर उधर कुछ भी कर लो. सर h होगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस e स्क्वायर बाई 2g। शायद सही है. अब हो जाएगा, अब कुछ नहीं है, अब सीधी सी बात है ना, वो इतना नीचे आएगा वहां से सच दैट e टाइम्स जो vy हुआ है वो फिर उतने में ही कन्वर्ट हो जाए. समझे? यस सर। कोलिजन के बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वजह से जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज किया है, उतना हाइट नीचे आके उतना ही कवर अप कर ले हर बार, तभी तो एवरी कोलिजन में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा. यस सर। सॉल्व कर दूं या आया समझ में? आ गया सर। जल्दी से एक बार आंसर बता दो. h का आंसर है v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन 2g. यही बोला था भास्कर तुमने? हाँ सर। करेक्ट. और दूसरा था x का आंसर है 1 प्लस e इंटू v स्क्वायर बाई 2g साइन 2 थीटा. ऐसा है, साइन 2 थीटा या साइन स्क्वायर है, मैं भी ठीक से श्योर नहीं हूँ, देख लो ये चले इसको मिला के. बट 2 थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, इसी दोनों में से कोई एक होगा.
आगे बढ़ूं या सॉल्व कर दूं? सर एच से एक्स पे जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। देखो ठीक है, एच वाला हो गया है, हाँ सर। एच वाला हो गया, ठीक है। तो अगर एच हो गया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद। क्वाड्रेटिक आएगा क्या? क्वाड्रेटिक आएगा क्या, सोच लेते हैं, 2 मिनट का काम है। हाँ आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा और यूएक्स इनटू दैट टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आंसर होगा। चलो सॉल्व करता हूं, रुको। एच किसी को पूछना है या एच सबका हो गया? एच मुझे बताना है या एच हो गया? चलो मैं दोनों बताया हूं, समझ गया। सुनो, चलो सॉल्व भी कर देता हूं। ये v है, तो ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो ये v साइन थीटा और ये v cos थीटा। कोलिजन के बाद ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये v sin थीटा ही रहेगा। ये हो जाएगा e टाइम्स v cos थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अभी हम लोगों ने लॉजिक से बताया कि यहां पर भी वेलोसिटी इसका कोलिजन के बाद e v cos थीटा ही होना चाहिए। आफ्टर कोलिजन होना चाहिए, मतलब बिफोर कोलिजन ये वेलोसिटी v cos थीटा ही होनी चाहिए। बोलो। यस सर। तो अब यहां और यहां इसके बीच काइनेमेटिक्स लगा दोगे तो देखो v स्क्वायर मतलब v cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब e इंटू v cos थीटा का स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इंटू g इंटू h होगा, और h भी नीचे g भी नीचे, ये प्लस हो जाएगा। बोलिए। बोलो, इस इक्वेशन में कोई दिक्कत? So v square cos square theta common 1 minus e square is equal to 2gh। तो यहां से मुझे h मिल गया, v square cos square theta into 1 minus e square upon 2h। यही आंसर लिखा था मैंने। जल्दी बोलो, h में किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब आओ x में। तो देखो x में वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, मतलब टाइम जो हमारा होगा वो x अपॉन v साइन थीटा ही होगा। यस सर। मतलब x की वैल्यू मुझे मिल गई v साइन थीटा इंटू टी। अब t मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, मुझे x ढूंढना है तो फिर y वाला इक्वेशन में वो उसी में आ जाओ। माइनस h इज इक्वल टू e v साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g t स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? ईवी कॉस थीटा ना सर। साइन थीटा ना, अच्छा सॉरी, e v cos थीटा। हाँ, u y डायरेक्शन वाला है ना,
तो EV cos थीटा ऐसा। अब मुझे x ढूंढना है, मतलब इससे अगर मैं t निकाल लूं और इस t को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारा काम चलेगा, जिसमें से x मुझे मालूम है कि ये है, लेकिन थोड़ा सा 2g था ना, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा काम लग रहा है ना। 2 मिनट दो, मैं सोचता हूँ कोई छोटा मेथड हो सकता है। ये थोड़ा लंबा काम लग रहा है, छोटा मेथड, कोई छोटा मेथड, ये लंबा काम लग रहा है। ये लंबा काम लग रहा है, तो कुछ छोटा मेथड 2 मिनट, नहीं तो मजबूरी है ये करेंगे, बट क्या कुछ छोटा हो सकता है। नहीं यार, मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लग रहा है कोई छोटा मेथड हो सकता है। छोटा मेथड और हो सकता है क्या? सॉल्व कर लेंगे सर। छोटा मेथड हो सकता है क्या? नहीं, कोई छोटा मेथड नहीं हो सकता, करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो x की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करके t निकाल लेना और t को यहाँ पुट कर देना। ये सीधे x में क्वाड्रेटिक, एक बार थोड़ा चेक कर लो कि क्या x में क्वाड्रेटिक बनाना मुझे ज्यादा आसान रहेगा क्या? t को मैं x अपॉन v sin थीटा पुट कर देता हूं अगर, तो शायद x में क्वाड्रेटिक बनाना ज्यादा आसान रहेगा। यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। बट इस पूरे क्वेश्चन में पर्पस है कि ये सोचने वाला पार्ट जब तक नहीं होगा ना, सीधे ई वी लगा के सॉल्व करना शुरू कर दोगे, नहीं होगा। ऐसा ही एक और सोचने वाला क्वेश्चन, जिसमें कि ज्यादा काम सोचने का, लिखने का काम कम। ध्यान से समझो, मैं पूरे क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिखा रहा। ये एक बॉल है मास m, ये एक दूसरा बॉल है जिसका मास उसका आधा हो गया, उसी तरह ये एक तीसरा बॉल है जिसका मास m/4 हो गया। ऐसा करते करते टोटल 10 बॉल है। ठीक है, जो लास्ट वाला बॉल है, मतलब समझ रहे हो ना, 1 2 3 और ये 10th बॉल है मेरा, तो 10th बॉल का मास क्या हो जाएगा? m/2⁹ 2⁹ मुझे लगता है 512 512 होगा, m/512 कुछ ऐसा है। कोलिजन एकदम सिंपल हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, कहीं कोई कोलिजन के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या किया कि इस वाले बॉल को, इस पहले वाले बॉल को काइनेटिक एनर्जी k0 दिया, तो ये इससे टकराएगा, ये उससे टकराएगा, ये उससे टकराएगा, ये सब कहानी होती चलेगी। और फाइनली 10th बॉल के पास 10th बॉल को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ये एक सिनेरियो है, केस 1। दूसरे सिनेरियो में क्या किया कि यही काम उल्टा किया। उल्टा मतलब ये जो 10th बॉल हमारा है ना, 10th बॉल, 9th बॉल, 8th बॉल, so on so forth, ये हमारा फर्स्ट बॉल। तो इस केस में ऐसा है, m/512, m/256, m/128। उसी तरह ये अगर सेकेंड बॉल है तो m/2, ये अगर फर्स्ट बॉल है तो m। इस बार क्या किया
दूसरे एक्सपेरिमेंट में कि इस साइड जो बॉल है ना, इसको काइनेटिक एनर्जी के नॉट दिया। तो क्वेश्चन क्या है वो 2 मिनट के बाद। ये दोनों एक्सपेरिमेंट समझ आ रहा है और आपका कोलिजन दोनों ही केस में हेड ऑन इलास्टिक है, हेड ऑन है और इलास्टिक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से दोनों एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर लो खाली, फिर क्वेश्चन लिखाता हूं। हो गया? Yes. क्या यहां तक? बोलो ड्रॉ कर लिया भाई? Yes, sir. तो पहले वाले केस में ये होता जाएगा। तो लास्ट में जो 10th बॉल को काइनेटिक एनर्जी मिल गई वो है K10, और इस केस में फर्स्ट बॉल को जो काइनेटिक एनर्जी मिल गई मान लो उसका नाम है K1। आपको ढूंढना है फाइंड K1 अपॉन K10।
3/2 की पावर 18। कितना बोल रहे हो, फिर से बोलो। 3/2 की पावर 18। नहीं, सर 3:10। नहीं, चलो आंसर बता दो। आंसर 1, आंसर 1 होगा, ठीक है, कोशिश करो। सर 1। हाँ 1 होगा आंसर। आया है क्या आपको, मतलब या पूछ रहे हो, मैं समझा नहीं।
सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। मैं कुछ सोच रहा हूँ उस हिसाब से। मतलब सॉल्व तो कर सकते जैसे करें। मेरा खाली मैं 2 सेकंड रुक गया कि क्या मैं आपको दोबारा से इसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम इंट्रोड्यूस करके बताऊं या नॉर्मल मेथड से बताऊं। पहले मैं ये सोच रहा हूं और कुछ नहीं। नॉर्मल मेथड से अगर बताते हैं, पहले नॉर्मल मेथड से देख लो। ये सारे क्वेश्चन अपनी जगह छोड़ दो इसको। मैं सिर्फ और सिर्फ, सब ध्यान से देखना इधर, ऐसे सोचते हैं कि कोई जो मैं कह रहा हूं उतना ही करो। कोई एक मास m है और दूसरे केस में m/2 है, इसमें m/2 है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी k0 है, कोलिजन 100% इलास्टिक है। तो इस केस में आफ्टर कोलिजन कितना काइनेटिक, कितना फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर होगा वही निकालो, बाकी को छोड़ दो, पूरे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसमें आफ्टर कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफर होगा m/2 को, वो बता दीजिए। ये तो निकाल सकते हैं ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सर। पूरे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, समझिए m मास का ब्लॉक है, k0 काइनेटिक एनर्जी दिया और हेड ऑन इलास्टिक, वो सब कहानी है। तो m कोलिजन के बाद इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिला वो इसका कितना परसेंटेज था या फ्रैक्शन था, या जो भी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड एक कोलिजन में, वो खाली निकाल के मुझे बताइए। 8/9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 8/9। मतलब कैसे निकाला, तुरंत कुछ जल्दी से ट्रिक से निकाला या वैसे ही किया? आंसर सही है, 8/9। नहीं सर, जो नॉर्मल मेथड होता है ई का वैल्यू, मतलब ई वाला इक्वेशन डालकर मोमेंटम को ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो इसमें मुझे मिला k1 = 8/9 k0। तो अगर हम ऐसे देखते जाएं तो जो k10 मुझे मिलेगा, यही कहानी करते चलो। हर बार क्या होगा, पीछे वाले का 8/9 आगे वाले को ट्रांसफर होता जाएगा, यही कहानी चलती जाएगी। बोलिए। यस सर। तो ये कहानी में मैं लिख सकता हूं कि k10 = 8/9 टू द पावर 10 या 9, क्या होगा? 9। अच्छा, इसको k1 बोल दिया मैंने ना, 9 k0 ऐसा होगा। तो इसको रहने दीजिए, अब उल्टा करते हैं। अब ऐसे सोचिए कि ये एक m/2 है जिसको काइनेटिक एनर्जी मैंने k0 दिया, और ये m है, ठीक है। तो इस केस में इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा k1, वो क्या होगा, इसमें क्या फ्रैक्शन होगा? सर इसमें भी 8/9। इसमें भी 8/9 आया। हाँ सर, 8/9 आ रहा है। तो लग रहा है कि दोनों में सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ सर। 1 होगा, आगे बढ़े। हाँ सर।
तो आंसर 1 होगा। कोई डाउट किसी को? ये 8/9 तक आने में किसी को डाउट है तो बोलो, मैं कर दूं। नहीं बोलोगे मैं समझूंगा सबका हो रहा है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे कोई ये नहीं है। सोच के बताओ जल्दी। आगे बढ़े? हाँ सर। पक्का? यस सर। इक्वेशन लिखो ऐसे ही ओरली। ये सब लोगों ने पहले कर रखा है, मुझे पता है। मैं जरा सा किसी एक दूसरे पर्पज से दे रहा हूं। लिखो, अ बिलियर्ड बॉल कोलाइड इलास्टिकली but not head on with another identical ball at rest. Full stop. Find angle between velocity vectors of the balls after collision. सर कुछ ओरिएंटेशन नहीं पता? कुछ नहीं पता। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड, सही आंसर है। कैसे किया? सर वही कुछ भी ओरिएंटेशन रहेगा तो एक एक्सिस के अलोंग तो एक्सचेंज हो जाएगा और दूसरे एक्सिस के अलोंग सेम रहेगा। सर मतलब एक थीटा एंगल मान लो और बाद में रिजॉल्व करेंगे तो एक एक्सिस के अलोंग वो एक्सचेंज हो जाएगा और दूसरे एक्सिस के अलोंग सेम है वेलोसिटी, जो साइन थीटा वाला है वो। Along the line of impact क्या बोल रहे हो कि एक्सचेंज कर लेगा? यस सर। और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट अनचेंज रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा, करेक्ट है, सही है, सही है, लॉजिक भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉजिक भी सही है। सबको आया समझ में? हाँ सर। पक्का? ठीक है। चलो अब एक चीज सीखो, ठीक है, सबका सही है। कोलिजन ऑब्लिक है, एक बिलियर्ड बॉल रेस्ट पर है और दूसरा बिलियर्ड बॉल किसी भी यूवी स्पीड से जा रहा है। अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सोचें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी u/2 होगी।
आया ना? हाँ सर। तो मुझे नहीं पता कि दोनों के वेलोसिटी वेक्टर मतलब किधर जा रहा है, किस एंगल पे है, ऑब्लिक है तो कितना है, नहीं है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये सब मुझे नहीं पता। ये सब मुझे नहीं पता तो मैं ऐसे भी सोचूं तो कोलिजन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब वही रहेगा जो पहले था। तो ऐसे समझ लो कि ये एक बिलियर्ड बॉल है, कहीं भी जा रहा है यू वेलोसिटी से, वो दूसरे बिलियर्ड बॉल को कहीं भी ऑब्लिकली करे, क्या करे, ऑब्लिकली करेगा, बट मुझे मतलब यहाँ पे दिखे नहीं पता। मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि मेरा VCM U/2 है। इसमें कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस मोशन को जब मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये U/2 से इधर आ रहा है और ये उतना ही U/2 से इधर आ रहा है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, आया ना? यस सर। अब ये ऑब्लिक कोलिजन है तो इसका मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी वेक्टर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वेक्टर थी उससे कुछ एंगल में इधर उधर हो गया। मतलब आफ्टर कोलिजन मैं ये डायग्राम बना दूंगा, देखिए समझिएगा इस बात को। ये है मेरा VCOM, और ये थीटा एंगल से इधर चला गया। समझो इस बात को। मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे तो हमेशा दोनों की वेलोसिटी, मैं सिखाया था, इंटरचेंज हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इसकी वेलोसिटी हो गई U/2 इधर और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी U/2 इधर। ये वेलोसिटी U/2 का मतलब हो गया, इसका नाम 1 या 2 कुछ दे दो, इसको 1 दिया था, इसको 2 अगर, तो वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ये है और वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ये है। यहां समझ आया? अगर इन दोनों वेलोसिटी में अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेक्टोरियली ऐड कर दे तो हम लोगों को वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। यस सर। तो देखिएगा ध्यान से, यही समझना है, यही यहाँ पर समझना है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये U/2 वेक्टर और ये U/2 वेक्टर जिसके बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों का वेक्टर सम ये हो गया 2 का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में यही होगा ना। आया ना? हाँ। पक्का या कोई डाउट है? कोई नहीं डाउट सर। और ये एंगल θ/2 ही होगा। पैरेललोग्राम में दोनों U/2 है तो बीच वाला एंगल होगा। बोलो। यस सर। V2 का डायरेक्ट होगा। बोलना भाई कुछ तो, हाँ ना बोलो। हाँ सर।
ये u/2 और ये u2 का जो रिजल्टेंट होगा वो यहीं से जाएगा, ये v2 का डायरेक्शन हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे ही v1 का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं। तो दूसरे कलर से, ताकि आपको, या इस यहीं पर इसमें क्या होगा, ये u/2 होगा, तो ये u/2 और ये u/2 का वेक्टर सब, तो ये पूरा एंगल थीटा है, मतलब ये पूरा एंगल पाई माइनस थीटा, और इसका आधा मतलब ये एंगल पाई/2 माइनस थीटा/2, ये पैरेललोग्राम का ये हो गया मेरा v1 वेक्टर। तो v1 और v2 वेक्टर का बीच एंगल 90 दिख रहा है। हाँ सर। समझे? पक्का? पक्का या कोई डाउट है? सही से बोल। ये एंगल पूरा, तो ये पूरा एंगल तो पाई माइनस थीटा होगा ना, तो उसका आधा मतलब पाई/2 माइनस थीटा/2 पर ये होगा यहाँ से, तो ये पाई/2 माइनस थीटा/2 पर, और ये थीटा/2 पर, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पाई/2 मिल गया। मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम को कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा हैबिट में आ जाए तो कुछ ठीक होगा, नहीं तो ऐसे भी जो आप जानते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े? हाँ सर। एक देखो, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बुकलेट में रहता है, तुम लोगों ने भी किया होगा। जस्ट एक बार उसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए, इसलिए देता हूँ, चांसेस है कि आप लोग कर देंगे, बट फिर भी मैं श्योर हो जाऊँ इसके लिए। वो क्या है, एक बंदर एक जगह से दूसरी जगह कूदता है वाला, देखो ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक मास कुछ भी है, ये एक दूसरा स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी एक मास है, दोनों का लेंथ सेम है, एल एल आइडेंटिकल है सब कुछ, दोनों से जो मास है वो भी एम एम आइडेंटिकल है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। अब क्या है कि यहां पर से एक मंकी जंप करता है और जंप करके ये इस पर लैंड करता है, ठीक है? डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मास 2 स्मॉल m, इसका भी मास 2 स्मॉल m, और ये जो मंकी है इसका मास m। सर एंगल 60 है। थीटा 45।
हो गया, लिखा हूं, देखिए फाइंड डिस्टेंस डी, फाइंड डिस्टेंस डी and speed with which monkey jumped off, and speed with which monkey jumped off if after landing, इसको ए बोल दो, after landing on B, it just managed to complete the vertical circle. It just managed to complete the vertical circle. मतलब ये मंकी जब यहाँ से जाके यहाँ पर जंप किया तो उसके बाद ये वर्टिकल सर्कल अपना कंप्लीट किया, जस्ट मैनेज। तो उस केस में आपको ये डी की वैल्यू बतानी है। डी की वैल्यू बतानी है और इसका जो स्पीड यू था वो भी बतानी है। कोशिश कीजिए। सर 90L। कितना बताया आंसर? रुकिए देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं, 2 मिनट दीजिए। वेरी गुड, 90L ना? जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 90 और यू की वैल्यू √90GL। वेरी गुड, ये भी सही। वेरी गुड, दोनों सही है। तो अगर ये कर ही लिए हो तो ये भी कर लो कि जब मंकी कूद रहा था, ठीक है, तो उस समय स्ट्रिंग टॉट हुआ होगा, स्ट्रिंग ए, यस सर। है ना? तो आपको ढूंढना है फाइंड द इंपल्स ऑफ स्ट्रिंग टेंशन ऑन बॉल ए। फाइंड इंपल्स ऑफ स्ट्रिंग टेंशन ऑन बॉल ए ड्यूरिंग जंप ऑफ मंकी। MU cos 45। कितना? MU cos 45। नहीं। हाँ, मतलब u का वैल्यू पुट करके देखो तो कितना आता है। mu cos 45 में u आपको आया था ना अंडर रूट कितना आया था? 90 GL शायद।
तो u का वैल्यू पुट करने के बाद आंसर बताओ। शायद सही है, m/√45 आएगा। 45 GL। हाँ, वेरी गुड। हाँ सर, आ गया। आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? सबका हो गया हो तो आगे बढ़ूं? यस। हाँ सर। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। यही कोलिजन से रिलेटेड ही। एक सेकेंड, वैल्यूज में देखता हूँ। लिखो, a neutron moving with kinetic energy K collide with head on with a hydrogen atom at rest in ground state. Full stop. What will be the type of collision? What will be the type of collision if, एक कॉन्सेप्ट खाली इंट्रोड्यूस कराना है, मुझे देखना है कि आता है नहीं। If क्वेश्चन ए, K is equal to 14 electron volt. Question B, K is equal to 20.4 electron volt. Question C,
K is equal to 22 electron volt, and question D, K is equal to 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉसिबल टाइप ऑफ कोलिजन बताना है कि न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के बीच कैसा कोलिजन हुआ होगा, और डेटा इतना ही है। तो कोलिजन, पॉसिबल कोलिजन का मतलब है आपको नेचर बताना है कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। 3 टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, इतना टाइम लग रहा है मतलब कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। एक चीज, नहीं तो ओरली हो जाता है। एक चीज सुनो, इसको छोड़ देते हैं, ये बात मतलब 2 मिनट के बाद करते हैं। कोई भी कोलिजन जो होता है, कोई भी कोलिजन मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का, तो कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का कोलिजन हुआ तो इस कोलिजन में जो एनर्जी लॉस होती है वो कहाँ जाती है, मतलब किस चीज में एनर्जी लॉस होती है, पहले मुझे ये समझाइए। ये जो हम लोग मैकेनिकल कोलिजन का बाइफरकेशन पढ़ चुके हैं कि अगर एनर्जी लॉस हुई तो इनइलास्टिक, नहीं हुई तो इलास्टिक, यही हम लोगों की थ्योरी है अप टिल नाउ। यही थ्योरी है ना? यस सर। कि दोनों कोलाइडिंग बॉडी का अगर कोलिजन में एनर्जी कुछ गायब, मतलब खर्च हो जाती है, तो वो कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा, अदरवाइज इलास्टिक होगा। तो जो खर्च होती है मैकेनिकल कोलिजन में वो कहाँ होती है? डिफॉर्मेशन में, हीट साउंड निकलने में। डिफॉर्मेशन में, हीट साउंड नहीं। मैकेनिकल कोलिजन का मतलब डिफॉर्मेशन ओनली, ठीक है? आप लोग क्या कोई जितने भी क्वेश्चन करते हो कहीं रहता है कि हीट साउंड में गया, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन में होता है, ठीक है? हाँ सर। तो जो कोलिजन मैकेनिकल बॉडी का हम लोग पढ़ते हैं और जो एटॉमिक कोलिजन है, इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि ये जो एटम होते हैं या न्यूट्रॉन है, जैसे इस क्वेश्चन में न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम है, तो ये एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन,
इस सब का शेप और साइज सैक्रोसेंट होता है, उसमें किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। एम आई क्लियर यहां तक पहली बात में? एटॉमिक कोलिजन जहां कहीं भी मिले आज के बाद, एटम का शेप एंड साइज, एटम का अगर मैं हाइड्रोजन एटम बोलता हूं तो उसके शेप साइज वेल डिफाइंड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये प्लास्टिक का बॉल नहीं है कि एक बार पटका, नीचे पटकने के बाद फूट गया तो थोड़ा कम जंप किया, क्योंकि उसमें प्लास्टिक के बॉल में शेप साइज चेंज होगा तो भी प्लास्टिक का ही बॉल कहलाएगा। बट हाइड्रोजन एटम का जो, या न्यूट्रॉन का इनफैक्ट, जो शेप एंड साइज है किसी भी एटम का या सब एटॉमिक पार्टिकल का, वो सैक्रोसेंट है, वो चेंज नहीं होता है। कभी सुना है कि न्यूट्रॉन का एज लॉन्ग एज वो न्यूट्रॉन है कुछ और शेप साइज है? नो सर। तो ये बात समझ में आ गई कि एटॉमिक कोलिजन में किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? नो। इसका मतलब है कि अगर एटॉमिक कोलिजन में किसी तरह का एनर्जी लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी लॉस रैंडम नहीं हो सकता। जैसे मैकेनिकल कोलिजन में क्या है, दो ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड किया तो जीरो से लेकर, जीरो मतलब परफेक्टली इलास्टिक, से लेकर मैक्सिमम दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच का कोई भी लॉस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कोलाइडिंग पार्टिकल के शेप एंड साइज में कैसा डिफॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? हाँ सर। लेकिन एटॉमिक कोलिजन में सिंस किसी तरह का इलास्टिक डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है पहली बात जो समझ में आती है वो ये कि कोई एनर्जी लॉस पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कोलिजन इलास्टिक ही होगा, ऐसा अभी लगता है। लेकिन एक ही तरह का एनर्जी लॉस पॉसिबल है कि जो काइनेटिक एनर्जी कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का लॉस हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी अगर एटम का इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाए तो वही लॉस एप्लीकेबल है, अदरवाइज बाकी किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो सकता। क्लियर? So as a thumb rule, in any atomic collision, only those kinetic energy loss are possible which can be consumed by atom's electron such that atom can get excited to higher energy state. Otherwise, no loss is possible. ये हो गया थ्योरी की कहानी। ठीक है? यस सर। अब आओ हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन एटम में ये है ग्राउंड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन सो फोर्थ। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना? यस सर। इसके ऊपर वाले स्टेट की -10.4। माइनस 10 point। मालूंगा -3.2 एम स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा ना बेटा? यस सर। यस। इसके ऊपर नहीं आते ये सब वैल्यू तुम लोगों को? याद नहीं। गलत बात है। 1.5 13.6 डिवाइडेड बाय 9 करो, और ये हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 16। 0.85 या 81 कितना होता है देख लेना, मुझे नहीं याद। इससे आगे की जरूरत नहीं होगी। ठीक है? ये एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज क्लियर है? हाँ तो
ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर सकता है? तो यहां से यहां जा सकता है, या फिर यहां से यहां जा सकता है, या फिर यहां से यहां जा सकता है, या फिर ऐसा बाहर जा सकता है। तो ये जो लॉस है या तो कहीं नहीं जाएगा, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हो सकता है, या तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 10.4 से डिवाइड किया पर 3.4 10.2 हो सकता है, या फिर इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा? बोलो 13.6 और 1.5 का डिफरेंस कितना होगा? 12.1 होगा, या फिर इसका और 0.85 का डिफरेंस कितना होगा? बोलिए 13.6 और 0.85 का डिफरेंस कितना होगा? 12.25 सॉरी कितना होगा? बोलो बोलो 12.25 12.75 12.75 ठीक है सर। और इसी तरह मैक्सिमम या तो ये बाहर चला जाए तो 13.6, यानी कि किसी भी कोलिजन में इससे ज्यादा, मतलब ये सारे वैल्यूज हैं जिसका लॉस पॉसिबल है, या तो 0 का लॉस होगा, या 10.2 का लॉस होगा, या 12.1 का लॉस होगा, या 12.75 का होगा, या 13, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यूज है, ये रैंडम नहीं है कि 5.6 का लॉस हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? यस सर। तो ये परमिसिबल लॉस है, इसको अब रहने देते हैं। अब आओ क्वेश्चन में। तो मेरे पास न्यूट्रॉन था और मेरे पास हाइड्रोजन एटम था। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी K थी, तो जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो क्या होगा? मैक्सिमम लॉस कब होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन। अरे नहीं, इसको छोड़ दो तुम, अब तो मैं मैकेनिकल कोलिजन की बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम रेस्ट पर है और ये एक न्यूट्रॉन है, दोनों का मास सेम होगा? जी सर। 3k/4 दोनों का मास सेम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम तब होगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, हाँ या ना? हाँ सर। तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे, वो वेलोसिटी v/2 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी k है और ये रुका हुआ है, तो k/2 हुआ। नहीं समझ आ रहा है? समझा सर। मैक्सिमम लॉस परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों साथ साथ जाएंगे, मास इक्वल है तो वेलोसिटी v/2 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2m इंटू v/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले जितना था उसका आधा हो गया, मतलब लॉस इस केस में मैक्सिमम k/2 का होगा, हाँ सर। होगा। अब एक एक करके आओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर ए में k की वैल्यू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो लॉस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा या बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये मैकेनिक्स के हिसाब से, किसके हिसाब से? मैकेनिक्स के हिसाब से। बट एटॉमिक कोलिजन के हिसाब से केवल इतना ही लॉस हो सकता है ना? तो इन दोनों में से ये 0 वाला वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा नो लॉस वाला। हाँ सर। मतलब ये कोलिजन
इलास्टिक होगा और कुछ नहीं। ये लॉजिक समझे कि नहीं, कि अगर कोई न्यूट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहा है तो वो हाइड्रोजन एटम के साथ इलास्टिक कोलिजन के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। सुनने में थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है बट ये फैक्ट है। समझ आया? हाँ सर समझा। बी देखो, सेम इसमें सारी पॉसिबिलिटी आ जाए इसलिए मैंने दिया। बी में है 20.4, तो इस केस में जो मेरा लॉस होगा वो 20.4 का आधा मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है ना? तो मैकेनिक्स के हिसाब से 0 से लेकर 10.2 तक का कोई भी लॉस हो सकता है, बट एटॉमिक कोलिजन के हिसाब से यही दो बातें हो सकती हैं, है ना? हाँ सर। तो अगर ये वाली बात हुई इसका मतलब नो लॉस, और ये वाली बात हुई मतलब मैक्सिमम लॉस, है ना? हाँ सर। मतलब अगर 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहा है तो स्कोप दो ही है, या तो इलास्टिक कोलिजन होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। समझे? तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब या तो कोई लॉस नहीं होगा नहीं तो मैक्सिमम लॉस होगा, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ गए? हाँ सर अब समझ गया अच्छे से। सी में 22 है, यानी कि इस केस में मेरा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा मैक्सिमम 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 11 तक हो सकता है और मैं इसमें से कंपेयर करूं तो 0 हो सकता है, 10.2 हो सकता है। अगर 0 हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक, 10.2 हुआ तो 11 से छोटा है, मैक्सिमम से छोटा मतलब इनइलास्टिक। इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक के चांसेस है ही नहीं सी में। समझे? सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। डी पार्ट, डी में 24.18 का आधा कितना होगा? 12.09, 12.1 पकड़ लो वो वैल्यू जो भी मैंने लिखा। तो इसमें आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी लॉस लेस देन इक्वल टू 12.01, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0 है नो लॉस मतलब इलास्टिक, 10.2 मतलब मैक्सिमम लॉस से कम मींस इनइलास्टिक, और 12.1 मैक्सिमम लॉस मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इस केस में पॉसिबिलिटी तीनों होने की है, इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है और परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है। समझे मेरी बात? तो ये चारों पॉसिबिलिटी के लिए मैंने ये चारों क्वेश्चन दिया था कि इसमें हर एटॉमिक कोलिजन से रिलेटेड हर पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ जाए। बट एनी विच वे क्वेश्चन वाज सिंपल जस्ट बिकॉज आई हैड चोजन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम आइडेंटिकल मास है, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हो जाए, क्योंकि मेरा पर्पस तो ये सिखाना। मैकेनिकल कोलिजन से सिर्फ और सिर्फ इसी एस्पेक्ट में डिफरेंट है, अदरवाइज सब कुछ वही है। इसमें भी मोमेंटम कंजर्वेशन है, इसमें भी एनर्जी वैसा कहानी इसमें भी है। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। कॉपी कर लीजिए।
हो गया, इरेज करूं क्या? हाँ सर। इरेज करूं? हाँ सर। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू सर, बाय।